नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। आज हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य की बात करें तो पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी में किसने मगध साम्राज्य की स्थापना की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदत्त ने मगध की साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गिरिव्रज को बनाया गया और बृहदत्त वंश की नींव रखी गई। ठीक है, बारहद्रथ वंश भी कहते हैं, बृहदत्त वंश भी कहते हैं। उसकी राजधानी थी गिरिव्रज। कालांतर में बृहदत्त को एक पुत्र हुआ जिसका नाम जरासंध रखा गया। ठीक है, जरासंध का नाम आप महाभारत में भी देखते हैं। ठीक है, जो एक प्रतापी राजा बना जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का आधिपत्य हो गया। ठीक है, तो बृहदत्त जो है जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, राजधानी गिरिव्रज को बनाया था, बृहदत्त वंश की नींव रखी थी, उसका पुत्र था जरासंध। महाभारत में भी इनकी जानकारी मिलती है और मगध साम्राज्य की जानकारी अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी मिलती है। जब जरासंध की मृत्यु हो जाती है तो मगध पर शिशुनाग वंश का जो है आधिपत्य हो जाता है। लेकिन बौद्ध साहित्यों के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, और उसकी जगह हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए मगध की यात्रा की थी तब वहां का राजा हर्यक वंश का बिंबिसार था। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है। हर्यक वंश की स्थापना हुई थी जरासंध की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध जो हैं वो धर्म प्रचार के लिए मगध गए तो वहां का राजा हर्यक वंश का बिंबिसार था। बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश की बात करें तो 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड हर्यक वंश का रहता है, जिसमें पहले राजा बनते हैं बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश की इन्होंने नींव रखी। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक था जो 15 वर्ष की आयु में 543 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बनता है। ठीक है, तो 15 वर्ष की आयु में 543 ईस्वी में मगध का सम्राट बना बिंबिसार। राजधानी थी गिरिव्रज, पर कुछ समय बाद ही राजगृह को राजधानी बना दिया गया था। फिर राजा बनते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जिसने बिंबिसार की मृत्यु के बाद 491 ईसा पूर्व में मगध पर शासन संभाला। पुराणों के अनुसार दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदायन को उत्तराधिकारी माना जाता है। पुराण मानते हैं कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था दर्शक, लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथ उदायन को उत्तराधिकारी मानते हैं, और हम भी किसे मानते हैं? उदायन को ही मानते हैं इतिहास के जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो मेनली उदायन ही माना जाएगा, जिसने पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना की थी। किसने? उदायन ने। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु को किस नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, कुणिक नाम से भी जाना जाता है। उदायन ने किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। कई मत है कि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु कुछ समय बाद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है वो बन गया था। इसलिए अजातशत्रु ने बुद्ध की निर्वाण या मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो बुद्ध जो है उनके निर्माण के बाद अवशेषों को स्तूप का निर्माण करवाया अजातशत्रु ने। पहले वो जैन था, बाद में वो बौद्ध बना, जिसे राजगृह वर्तमान में राजगीर नालंदा बिहार में बनाया गया था। जो मेन स्तूप बनवाया था बुद्ध के निर्माण के बाद उनके अवशेष पर, वो बनाया था राजगृह में। ठीक है, वर्तमान में राजगीर में है, जिला नालंदा बिहार में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश जो है वो 412 शिशुनाग वंश जो है वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे शिशुनाग। पुराणों के अनुसार वे क्षत्रिय थे। ठीक है, पुराण क्षत्रिय मानते हैं इन्हें। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को हराया था। ठीक है,
मिलाया नहीं था, हराया था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को हराकर मतलब अपने मिलाया था। ठीक है, अवंती राज्य को मगध में मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को भी मगध में मिला लिया। किसने? शिशुनाग ने। तो 412 में गद्दी पे बैठे। पुराण उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, महावंश उन्हें जो है वेश्या पत्नी से उत्पन्न मानता है। मगध की सीमा इन्होंने अवंती को भी मिलाया और वत्स को भी मगध में मिलाया। अब बात करेंगे कालाशोक की। शिशुनाग की मृत्यु के बाद शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने साम्राज्य को संभाला। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और कालाशोक के कार्यकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। तो इसका मतलब कालाशोक क्या था? बौद्ध था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, क्योंकि इसी के समय में ही द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। तो कालाशोक जो था वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाता है। फिर कालाशोक की बात करें तो उनके 10 पुत्र थे जिन्होंने शिशुनाग वंश के पतन तक मगध पर शासन किया, जिनमें नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। फिर आता है नंदवंश। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक महापद्म नंद या उग्रसेन भी इसको कहते हैं, पहला शासक था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का तख्ता पलटकर मगध पर अधिकार किया और नंदवंश की नींव रखी। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्म को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। विशाल सेना होने के कारण महापद्म को उग्रसेन कहा गया। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म को वेश्या का पुत्र माना गया है। कई मतों के अनुसार माना जाता है कि महापद्म जो है निम्न कुल का था। ठीक है, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का तख्ता पलट करके मगध पर अधिकार किया, नंदवंश की नींव रखी। पाली ग्रंथ में उन्हें उग्रसेन कहा जाता है और उग्रसेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास विशाल सेना थी। जैन ग्रंथ उन्हें वेश्या का पुत्र मानता है और कई मतों के अनुसार महापद्म नंद जो है वो निम्न कुल के थे। फिर नंदराज या धनानंद भी जिसे कहते हैं या घनानंद भी जिसे कहते हैं, वो उत्तराधिकारी था। ठीक है, नंदवंश का अंतिम उत्तराधिकारी नंदराज था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धननंद या घनानंद के नाम से जाना जाता है। 322 से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या करके मगध का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कब रखी गई? 322 से 321 ईसा पूर्व में। इसके बाद प्राचीन भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मगध जो है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हमारा मगध साम्राज्य। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।